2007 में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच एक नॉर्मल बायलैटरल ओडीआई सीरीज खेला जा रहा था। सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड बांग्लादेश की टीम को केवल 93 रन पर ऑल आउट कर देती है। फाइन, न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग पे आती है और न्यूजीलैंड बिना कोई विकेट लूज किए इस मैच को 10 विकेट से जीत जाती है। लेकिन पता है क्या, न्यूजीलैंड इन 95 रन को एक ओडीआई मैच में केवल 6 ओवर्स में चेस कर जाती है। एंड गेस व्हाट, ब्रेंडन मैककलम 28 गेंदों में 80 रन बनाते हैं। एंड दिस इज ब्रेंडन मैककलम फॉर यू। चाहे कोई नॉर्मल मैच हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, करियर का लास्ट मैच हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैककलम के डेब्यू से पहले कीवीज को बहुत ही मीडियोकर और डिफेंसिव टीम कंसीडर किया जाता था, जो इससे पहले 6 बार अपने डिफेंसिव अप्रोच के कारण वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार चुकी थी। लेकिन इनके डेब्यू से लेकर आज तक न्यूजीलैंड 2 वर्ल्ड कप फाइनल, 1 चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप फाइनल के साथ साथ पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। तो आइए जानते हैं ब्रेंडन फियरलेस मैककलम को और समझते हैं कि कैसे इन्होंने रिटायरमेंट के बाद मरते हुए टेस्ट क्रिकेट में दोबारा से जान डाल दी, जिसे आज दुनिया बेसबॉल के नाम से जानती है। मैककलम जब क्रिकेट खेला करते थे तो इस खेल के प्रति उनका पैशन उनके खेल में नजर आता था। अब चाहे वो उनका पूरे दिन बैटिंग करके टेस्ट मैच ड्रॉ कराना हो या व्हाइट बॉल फॉर्मेट में एक तेज शुरुआत देनी हो। वैसे तो उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन डेब्यू किया था, लेकिन समय के साथ तीनों फॉर्मेट खेलने के कारण और अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी और एज ए फील्डर खेलने लगे। वैसे तो एक विकेट कीपर के लिए फील्डिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन मैककलम एक शानदार फील्डर भी थे, चाहे वो उनका कूद कर डाइव मारकर चौका बचाना हो या उड़कर कैचेस लेना। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतने पैशनेट क्रिकेटर को क्रिकेट तो कभी खेलना ही नहीं था। वैसे तो उनके घर में उनके पिताजी एक फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर रह चुके थे और उनके बड़े भाई भी क्रिकेट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ब्रेंडन को कभी क्रिकेटर बनना ही नहीं था। वो हमेशा से एक रग्बी प्लेयर बनना चाहते थे। इवन टिल द एज ऑफ 18 वो क्रिकेट तो खेल रहे थे, लेकिन साथ साथ रग्बी की भी प्रैक्टिस कर रहे थे और रग्बी के लोकल डिवीजन टूर्नामेंट्स में बहुत ही अच्छा कर रहे थे। लेकिन उनके पिताजी और उस समय के चीफ सेलेक्टर रिचर्ड हेडली के बोलने के कारण उन्होंने धीरे धीरे क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का डिसीजन लिया। एज ए रिजल्ट फिर साल 2004 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी टेस्ट डेब्यू होती है, जहां वो अपने पहले ही इनिंग्स में 57 रन बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग और टैलेंटेड यंगस्टर होने की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर देते हैं। वैसे तो आप जब भी ब्रेंडन मैककलम का नाम सुनते हो या उनके जैसे प्लेयर्स को देखते हो तो आपको शायद लगेगा कि ब्रेंडन मैककलम T20 और ओडीआई फॉर्मेट के लिए ज्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन टू योर सरप्राइज ब्रेंडन मैककलम एक ऐसे प्लेयर हैं जो इतना एग्रेसिव होने के बाद भी उनकी टेस्ट रिकॉर्ड उनकी ओडीआई और T20 रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा अच्छा है। उन्होंने अपने डेब्यू वाले साल में ही पहला टेस्ट सेंचुरी बना दिया था और 38 के एवरेज के साथ एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट अपने करियर को दे चुके थे। लेकिन वहीं अगर ओडीआई की बात करें तो 2002 में डेब्यू करने के बाद अगले 6 सालों तक वो एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाते हैं। उनका पहला ओडीआई सेंचुरी आता है साल 2008 में। हालांकि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी उनकी कुछ इनिंग्स थी जो काफी ज्यादा रिमार्केबल थी, जैसे जिस इनिंग की मैंने इंट्रो में बात की, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश 31 दिसंबर 2007। बांग्लादेश केवल 93 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी और एक बहुत ही नॉर्मल बायलैटरल मैच था। केवल 95 रन का टारगेट था और जनरली कोई भी यंगस्टर यही ट्राई करता कि वो मैच को फिनिश करे और अंत तक नॉट आउट रहे, लेकिन मैककलम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। केवल 18 गेंदों में 51 रन बनाते हैं और 28 गेंदों में 80 रन और केवल 6 ओवरों में ही मैच कंप्लीट कर देते हैं। जहां उनके बैटिंग पार्टनर केवल 7 रन पर टिके हुए थे, वहीं ब्रेंडन मैककलम ने 80 रन बना दिए थे। एंड दिस शोज हिज फियरलेस अप्रोच। वो अपने करियर के शुरुआत से ही माइलस्टोन और रिकॉर्ड्स की ज्यादा चिंता नहीं करते थे, लेकिन समहाउ वो हमेशा कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बना देते थे जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो जाती थी। साल 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ। उस समय दुनिया की नजरें इस टूर्नामेंट पर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फुटबॉल से इंस्पायर होकर इंडिया क्लब लेवल क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर रहा था। वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा था और पूरे वर्ल्ड की नजरें इस टूर्नामेंट पर टिकी हुई थी और इस टूर्नामेंट के नेम और फेम के लिए इसका पहला सीजन बहुत ही अच्छा जाना काफी इंपॉर्टेंट था। आईपीएल का पहला ही मैच और ब्रेंडन मैककलम ठोक देते हैं 158 रन की पारी और आईपीएल को वर्ल्ड लेवल पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 2008 के समय वैसा इनिंग्स T20 फॉर्मेट में खेलना सच में काफी रिमार्केबल था। आज भी बहुत से लोग आईपीएल के इस फेम और सक्सेस का बहुत ज्यादा क्रेडिट ब्रेंडन मैककलम के उस इनिंग्स को देते हैं। अब तक ब्रेंडन एज ए प्लेयर खेला करते थे और उनकी कैप्टेंसी कभी टेस्ट नहीं हुई थी, लेकिन अगले साल 2009 में जब उस समय के रेगुलर कैप्टन डेनियल विक्टोरी के इंजर्ड होने के कारण वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर जाते हैं, तो उस यंग टीम की कैप्टेंसी ब्रेंडन मैककलम को मिलती है एंड मैककलम सबको सरप्राइज करते हुए उस यंग टीम को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचते हैं। हालांकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा देती है और ऑस्ट्रेलिया बन जाती है चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2009। इन सभी को देखते हुए साल 2012 में डेनियल विक्टोरी की रिटायरमेंट के बाद ब्रेंडन मैककलम को ऑल फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है। वैसे तो एक अच्छी बैटिंग टैलेंट को कैप्टेंसी का प्रेशर देना ज्यादातर गलत साबित होता है, लेकिन मैककलम के साथ ऐसा नहीं था। कैप्टेंसी मिलने के बाद उनके करियर का अगला 4 साल इतना शानदार रहा मानो वो कैप्टेंसी का इंतजार कर रहे हो। साल 2014 में उनके होम ग्राउंड न्यूजीलैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आई हुई थी। सीरीज का दूसरा मैच चल रहा था। न्यूजीलैंड पहला बैटिंग करते हुए 192 रन बनाई थी और सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने 438 रन बना दिए और न्यूजीलैंड की टीम टोटल 246 रन से पीछे हो गई। पहले इनिंग्स में 192 रन पर ऑल आउट
होने वाली इस न्यूजीलैंड की टीम पर इनिंग्स डिफीट का खतरा लग रहा था। न्यूजीलैंड के लिए मैच ड्रॉ कराना भी काफी मुश्किल लग रहा था और वहां पर कैप्टन ब्रेंडन मैककलम खेलते हैं अपने करियर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इनिंग्स और बना देते हैं अपने करियर का हाईएस्ट स्कोर। जी हाँ, 302 रन और न्यूजीलैंड तीसरे इनिंग्स में 680 रन पर डिक्लेयर करती है एंड एज ए रिजल्ट न्यूजीलैंड वो टेस्ट मैच बचा लेती है और 1-0 से वो टेस्ट सीरीज जीत जाती है। साल 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उस टूर्नामेंट में काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स थी, जैसे उस समय की प्राइम साउथ अफ्रीका, डिफेंडिंग चैंपियंस इंडियन टीम, माइकल क्लार्क की वो स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम, संगकारा की श्रीलंकन टीम और इवन इंग्लैंड टीम। उस टूर्नामेंट में लोगों को न्यूजीलैंड से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन कैप्टन मैककलम की वो यंग ब्रिगेड और उनकी फियरलेस बैटिंग ने दुनिया को दिखाया कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जैसा हमने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा, कैप्टन रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए हर एक मैच में इंडिया को एक बहुत ही एग्रेसिव स्टार्ट दिया करते थे और ऊपर से ही मैच को खत्म कर देते थे। उन्हें अपने रिकॉर्ड्स की चिंता किए बगैर केवल एक ही चीज दिखाई देता था, चौका और छक्का। कुछ ऐसा ही खेल या कहें इससे भी ज्यादा अच्छा खेल ब्रेंडन मैककलम ने 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखाया था। इंग्लैंड टीम के सामने 25 गेंदों में 77 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने 24 गेंदों में 50 रन, अफगानिस्तान के सामने 19 गेंदों में 42 रन। इसके अलावा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उस समय के प्राइम डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल के सामने 26 गेंदों में 59 रन की इनिंग्स। ये सभी इनिंग्स वो ऑस्ट्रेलियन के फास्ट पिचेस पर उस समय के कुछ प्राइम फास्ट बॉलर्स के सामने खेला था। हालांकि वर्ल्ड कप फाइनल में मिचेल स्टार्क के द्वारा 0 रन पर बोल्ड कर दिए जाते हैं एंड एज ए रिजल्ट न्यूजीलैंड वो वर्ल्ड कप हार जाती है। लेकिन फिर भी एक ऐसे टीम को लेकर फाइनल तक पहुंचना जिससे लोग क्वालिफाई करने की भी उम्मीद ना रखें, वो काफी बड़ी बात थी। इसके बाद फिर 22 दिसंबर 2015 को मैककलम ने अनाउंस किया कि आने वाली ऑस्ट्रेलियन सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह रिटायरमेंट ले रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली अपने करियर के आखिरी मैच में भी अपने प्लेइंग स्टाइल को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदला। उनका आखिरी इनिंग उनके पूरे करियर का एक रिफ्लेक्शन देती है, क्योंकि जब 22 फरवरी 2016 को अपने करियर का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो मैककलम तब तक का फास्टेस्ट एवर टेस्ट सेंचुरी बना देते हैं और इसके बाद तीनों फॉर्मेट से शान से रिटायरमेंट लेते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट के आसपास नहीं नजर आते हैं, लेकिन मैककलम का शैली वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लॉकडाउन के जस्ट बाद क्रिकेट पर एक खतरा मंडरा रहा था, खासकर टेस्ट क्रिकेट पर, क्योंकि क्रिकेट की दो मेन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हालत काफी खराब थी। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम के कैप्टन टीम पेन सेक्सटिंग स्कैंडल में फंसने के कारण कैप्टेंसी से रिजाइन कर देते हैं एंड एज ए रिजल्ट आने वाले एसएस सीरीज के केवल 10 दिन पहले एक नया कैप्टन अनाउंस होता है, पैट कमिंस। हालांकि पैट कमिंस आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल हुए, लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हाल काफी क्रिटिकल थी। लेकिन साथ ही साथ एक और देश इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट तो मानो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। एक्चुअली एलिस्टर कुक के जाने के बाद जब जो रूट को कप्तानी मिलती है तो रूट अपनी टेस्ट कैप्टेंसी में बिल्कुल फेल कर जाते हैं। इंडिया के खिलाफ अवे सीरीज में यानी कि इंडिया में इंग्लैंड 2-1 से हार जाती है। इंडिया के खिलाफ होम सीरीज में यानी कि इंग्लैंड में इंडिया 2-1 से बढ़त बना लेती है और साथ ही साथ इंग्लैंड का सबसे बड़ा घमंड एसएस इंग्लैंड 4-0 से हार जाती है, बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है। लोग उस समय न केवल जो रूट को क्रिटिसाइज कर रहे थे बल्कि उनकी रिटायरमेंट की भी मांग कर रहे थे, क्योंकि उनकी बैटिंग भी काफी ज्यादा वीक हो गई थी। ऐसे कंडीशन में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो रूट को हटाकर बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट अपने कोचिंग मैनेजमेंट को बदलकर ब्रेंडन मैककलम को एज अ हेड कोच अपॉइंट किया। और फिर क्या, इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट न केवल रिवाइव हुई बल्कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दुनिया को एक नया फॉर्मेट भी दिखाया। चाहे वो इंडिया के सामने वन ऑफ टेस्ट मैच में चौथे इनिंग्स में 378 रन चेस करके मैच जीतना हो, घर में ऐसे सीरीज 2-0 से पिछड़ने के बाद एसएस को ड्रॉ कराना हो, या पाकिस्तान को उसके घर में जाकर क्लीन स्वीप करना हो, ब्रेंडन मैककलम ने हमेशा दुनिया को अपने डिसीजन से चौंकाया है और सक्सेसफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिए हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट को रिवॉल्यूशनाइज किया है, जिसका रिजल्ट है आज के समय की एक स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड टीम।